डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार विश्व हिंदू विद्यापीठ एवं भारतीय पारिस्थितिक एवं पर्यावरण संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर मार्कंडे राय जी, डॉक्टर उत्कर्ष शर्मा, डॉक्टर SN पांडे साहब, प्रोफेसर PB शर्मा, मिस्टर माइकल, डॉक्टर आनंदनंद राम, डॉक्टर HR P यादव, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेजेस, स्पिरिचुअल और वैल्यू एजुकेशन समिट में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, पॉलिसी मेकर्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी जी ने स्पिरिचुअल एंड वैल्यू एजुकेशन समिट के माध्यम से मॉरल और एथिकल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम करिकुलम में शामिल करने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए इस एजुकेशन समिट का आयोजन किया है। और ये सुखद संयोग है कि इसमें डोमेन एक्सपर्ट्स इसे साकार करने के तरीकों पर संवाद के द्वारा समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे। मॉडर्न एजुकेशन में नैतिकता और मूल्यों का समावेश एक ऐसा विषय है जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी लंबे समय से, और ये भी संयोग है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी इस पर विशेष बल देते हैं। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो अनेक विद्वानों ने शिक्षा की अनेक परिभाषा दी है। सामान्य भाषा में मैंने भी एक अपनी परिभाषा गढ़ दी है और मुझे लगता है कि ये जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा ही शिक्षा है। इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ, और उसको थोड़ा और रिफाइन करें हम तो इट्स अ जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। बच्चे के अंदर की जो अंतर्ध्वनि है, ड्रमबीट जिसे आप कहते हैं, उसे अगर शिक्षक सुन सके और इस हिसाब से वो आगे बढ़ सके, मुझे लगता है कि सही रास्ता वही होगा शिक्षा का। मैं विषय पर लौटूंगा, लेकिन सामान्य रूप से आप देखेंगे तो जिन लोगों के पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं वही असली शिक्षित नहीं माने जाते। कबीरदास जी का नाम आप सब जानते हैं, नाम भी लिखना वो नहीं जानते थे। 1000 से ज्यादा PhD कबीरदास पर हो गए। अब कौन कहेगा कबीरदास शिक्षित नहीं थे? रामानुजम बड़े मैथमेटिशियन हुए, 11वीं कक्षा पास थे, 12th नहीं पास कर सके। बिहार में जन्मे और मैथमेटिक्स में जो उनका कंट्रीब्यूशन है देश ने पूरी दुनिया सराहना करती है। बहुत लंबे समय के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें बुला करके PhD की मानद नहीं, PhD की रेगुलर उपाधि दिया, बड़ा सम्मान दिया। अनेक नाम लिए जा सकते हैं। सचिन तेंदुलकर बड़ा सामान्य नाम मैं ले रहा हूँ, सामान्य परिवार से थे, उनकी भी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं हुई है। पिंग पोंग खेलते थे बचपन में। उन्होंने अपनी ड्रम बीट को पहचाना कि नहीं, ये नहीं है, क्रिकेट हमारी ड्रम बीट है। फिर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। एक समय था कि उनके पास एक ही पतलून हुआ करती थी, वही पहन के स्कूल जाते थे, लौटते थे, माँ उसी पतलून को धोती थी। कभी कभी गीली पतलून पहन करके ही पहुंच जाते थे प्रैक्टिस करने। भारत रत्न की उपाधि उन्हें मिली। अब सचिन तेंदुलकर पढ़े लिखे नहीं है, कौन कह सकता है? आज तक एक भी बयान मुझे लगता है कि किसी ने सचिन तेंदुलकर का ऐसा नहीं देखा होगा जिस पर कभी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। सर आइजैक न्यूटन, थियरी ऑफ ग्रेविटी, वो भी कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी। ऐसे 100-200 नाम आपके ध्यान में होगा, मैं भी गिना सकता हूँ, लेकिन उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि
इस देश को आवश्यकता थी हमारी शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव किया जाए। लंबे समय से महसूस कर रहे थे और मैं निजी तौर पर मानता हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 बनी है भारतवर्ष के स्कूली शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, वो हॉलिस्टिक एजुकेशन की नींव रखने में कामयाब हो सकती है अगर सही मायने में हमने उसे जमीन पर उतारा। और उसका उद्देश्य भी यही है कि नैतिक मूल्यों द्वारा स्टूडेंट्स के भीतर मौजूद क्षमताओं का पूर्ण रूप से कैसे विकास किया जाए। 2020 में पॉलिसी के आने के बाद देश के अनेक हिस्सों में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हमने भी थोड़ी कोशिश की है जम्मू कश्मीर में। सामान्य तौर पर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर जाने का अवसर मिलता है जहाँ भी टीचर्स, एकेडमिया से जुड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, अब जरूरत यह है कि उन्हें मोटिवेट किया जाए कि स्टूडेंट्स को केवल इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस न बनाया जाए बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी ध्यान दिया जाए। सामान्य रूप से मुझे लगता है कि ये बातें तब प्रभावी होती हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। खूब अच्छा भाषण देना और अपने वो सारे खराब काम करना, वैसे व्यक्ति से कोई क्या प्रेरणा ले सकता। महात्मा गांधी से लोग क्यों प्रेरणा लेते हैं? इसलिए कि जो उन्होंने कहा जीवन में वही किया। मैं समझता हूँ कि ये बच्चों को, विद्यार्थियों को विशेष रूप से कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस किया जाए, इसकी बड़ी आवश्यकता है। होलिस्टिक एजुकेशन के लिए आवश्यक है कि आप स्टूडेंट्स की जीवन यात्रा पर विशेष ध्यान दें और इसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम में आवश्यक बदलाव जो है वो हो, उन्हें वो वातावरण दें ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो प्रोफेशनल वो बने ही, साथ ही उस बच्चे में के भीतर प्रेम, भाईचारा, करुणा का भी जन्म हो सके। हमारी संस्कृति ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का समन्वय ये बड़ा आवश्यक है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे महान पूर्वज तपस्वियों, नाम अनेक हैं, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, महर्षि कणाद, मैथ, मेडिसिन, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एटॉमिक एनर्जी, अनेक सेक्टर अपने इन्वेंशन के द्वारा एक कंप्लीट और होलिस्टिक नॉलेज सिस्टम का निर्माण किया था। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं। बाकायदा अर्थशास्त्रियों ने रिसर्च से इस बात का प्रमाण भी दिया है कि उस दौर से लेकर ब्रिटिश शासन के पहले तक भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र था। इसका बहुत बड़ा श्रेय उस समय के होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम को ही जाता था, जिसकी झलक हमें प्राचीन इन्वेंशन के साथ साथ विष्णु पुराण, सर्वसार उपनिषद में भी मिलती है। आज यहाँ संयोग अच्छा है, टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, स्टूडेंट, सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ। इसलिए एक बात और कहना चाहूँगा कि सर्वसार उपनिषद में अहंकार से मुक्ति का एक अर्थ यह भी है, क्लास में नंबर आने की जगह आने की महत्वाकांक्षा को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। आजकल समझा जाता है कि एजुकेशन का लक्ष्य यही है, युवा अपने क्लास में, अपनी यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पोजीशन कैसे हासिल करे। अगर उसके नंबर कम आ गए तो पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, साथी भी नाराज हो जाते हैं। और युवाओं में आज स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण सिस्टम द्वारा खड़ी की गई महत्वाकांक्षा, लोगों की उनसे अपेक्षा ही है। और मैं मानता हूँ कि एजुकेशन के लक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है, ठीक उल्टा है। अगर मॉरल और इथिकल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम का करिकुलम बनाना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, हमें इस नंबर 1 की दौड़ को समाप्त करना होगा। हमें इस बात पर बल देना होगा कि युवा नंबर की बजाय लाइफ लर्निंग स्किल्स कैसे सीखें, वो अपने पैशन को कैसे फॉलो कर सके,
वो अपनी क्रिएटिविटी की चरम सीमा पर कैसे पहुंच सके, ताकि बदलते हुए संसार के मुताबिक वो नए स्किल्स भी सीख सके, उसमें नई उपलब्धियां भी हासिल कर सके। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं, एंजेला डकवर्थ। उन्होंने एक अध्ययन किया, स्टडी किया कि स्कूल एजुकेशन में बच्चों तथा हायर एजुकेशन में युवाओं के लिए ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जो उनकी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। और उनके शोध ने, उनके रिसर्च का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो ये है कि बच्चों और युवाओं में धैर्य, कमिटमेंट, क्यूरियोसिटी, पैशन, क्रिएटिविटी, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उनकी सफलता और समय के साथ बदलते स्किल्स को सीखने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर ने एक डिजाइन योर ओन डिग्री का कार्यक्रम शुरू किया है। ये अंडर ग्रेजुएट का कार्यक्रम है। पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है एजुकेशन की, उसके सामने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने एक प्रेजेंटेशन लिया था। उस कमेटी ने यूजीसी को कहा है कि इसे देश के बाकी विश्वविद्यालयों में भी शुरू करना चाहिए। यह कार्यक्रम युवाओं को पूरी स्वतंत्रता देता है, वो अपने पैशन के अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, और उनकी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट डिग्री के कोर्स भी वही होंगे। मेरा ऐसा मानना है, यह व्यवस्था युवाओं में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर विकसित करेगी, उन्हें एक इनलाइटेंड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में मदद करेगी। एक निवेदन पेरेंट्स से भी मैं करना चाहूँगा कि अपने बच्चों में उनके पैशन के मुताबिक एक शक्तिशाली व्यक्तित्व विकसित करने में आप भी मदद करिए। केवल कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि उनके जीवन में आगे चलकर ये सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम साबित होगा। अगर आपका बेटा या बेटी इंजीनियरिंग के बजाय ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहता है तो उसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है। सीईओ इंटरनेशनल के फाउंडर मार्क मोजेस का एक बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, आई कोट, इफ योर हार्ट सेज बी ए पोएट एंड नॉट ए प्लम्बर, डू दैट एंड रिमेंबर टू फॉलो योर रूटीन बिकॉज एक्सरसाइज इज नो डिफरेंट देन हाउ यू रन योर बिजनेस, अनकोट। अगर युवाओं के पैशन के मुताबिक उन्हें सब्जेक्ट चुनने का अवसर मिलता है तो अपने जीवन में सफलता के नए कीर्तिमान वो स्थापित कर सकेंगे, ऐसा मैं मानता। एजुकेशन समिट के माध्यम से अनेक विद्वान चर्चा करेंगे। इसमें से जो इस समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा, मुझे लगता है कि भविष्य में वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। 2-3 बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा। एक आंकड़े के मुताबिक आज देश की 65% आबादी हमारी 35 वर्ष से कम उम्र की है, यानी भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। इन आंकड़ों का थोड़ा और विश्लेषण अगर हम करते हैं तो 15 से 29 साल के बीच के जो हमारे युवा हैं, ये लगभग 40% है। अनेक बार सुनाई पड़ता है हमें कि इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल रही। इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की जरूरत है। नौकरियां हैं, स्किल्स का अभाव है। आज जिस तेज गति से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, उसमें निरंतर इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की आवश्यकता होगी ही। इसलिए मेरा सभी टीचर से विशेष रूप से निवेदन है कि करिकुलम में मौजूद सब्जेक्ट्स के बियॉन्ड जाकर भविष्य के प्रोफेशनल बनने के लिए कौन से स्किल्स की जरूरत है, इस पर बल देना चाहिए। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले का जो प्रोसेस था वो काफ़ी मैकेनिकल था। पुराने सिस्टम का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था कि स्टूडेंट्स की मेमोरी को किताबों से भर दिया जाए, लेकिन भविष्य का प्रोफेशनल बनने के लिए अब किताब को याद रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत है साहस की, जरूरत है धैर्य के साथ नए नॉलेज प्राप्त करने की, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल की, नए रिसर्च और नए इनोवेशन की, और ये सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए लर्निंग के साथ
क्लास में होने वाले जो टेस्ट का स्वरूप है उसे भी हमें बदलना होगा, ताकि बच्चों के एग्ज़ाम उनकी मेमोरी नहीं बल्कि उनके इंटेलिजेंस और विजडम का टेस्ट ले सके। मैं समझता हूँ कि जब वो भविष्य उन्मुख स्किल के साथ कैंपस से निकलकर रियल वर्ल्ड में कदम रखेगा, तब न सिर्फ उसकी योग्यता के मुताबिक रोजगार उपलब्ध होगा, बल्कि आज का भारत उनके सभी सपनों को पूरा करने में समर्थ होगा। आंकड़ों के मुताबिक आज हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यूनिकॉर्न की संख्या 111 हो गई। विश्व के हर 10वें यूनिकॉर्न में से एक यूनिकॉर्न भारत का है और इसका टोटल वैल्यूएशन अगर मैं कहूँ $360 बिलियन हो गया है। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। जीडीपी ग्रोथ हमारी आज अप्रॉक्सीमेटली 6.3% है। 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम तेज गति से अग्रसर हैं। मोबाइल फोन यूजर्स का सबसे बड़ा बेस हमारा है। इंटरनेट से जुड़ी कुल आबादी हमारी 627 मिलियन है, जो अमेरिका की कुल आबादी की दुगनी है। भारत पूरे दुनिया में इंटरनेट डेटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। आज हम हर महीने प्रति व्यक्ति लगभग 20 GB डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। 2028 तक अनुमान है कि ये कंजम्पशन बढ़कर 62 GB प्रति माह होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आज भारत में निवेश कर रही हैं। 1500 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर आज भारत में स्थापित किए हैं और मैं मानता हूं कि इस तरह के वातावरण में अगर हम युवा क्रिएटिविटी में लगा दें तो भारत दुनिया का शक्तिशाली देश बनेगा। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह के वातावरण के साथ युवाओं को नए खोज के लिए, नए इन्वेंशन के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, और इसके लिए आपको नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। अगर रिस्क लेना पड़े तो मुझे लगता है कि बच्चे को हतोत्साहित करने की जरूरत नहीं है। रिस्क ले। अगर हम प्रोफेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में जोखिम नहीं उठाते, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा स्पेस प्रोग्राम भारत का इतनी ऊंचाई को छू सकता था। अगर रिस्क लेने की हिम्मत न होती तो शायद हम अपने मिसाइल कार्यक्रम को विश्व स्तरीय न बना पाते। एजुकेशन की असली ताकत परिवर्तन की क्षमता है, और यदि हम अपने स्किल, धैर्यवान तथा करुणावान ह्यूमन रिसोर्स का पूरा उपयोग कर सके तो न केवल हम आधुनिक समाज की मांगों को पूरा कर सकेंगे, बल्कि समय सीमा से पहले जिस बात का जिक्र मेरे पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने किया, विकसित भारत के संकल्प को हम साकार कर पाएंगे। अपनी बात समाप्त करने के पहले एक आखिरी आग्रह, अपने बच्चों और युवाओं के इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ इस बात को भी मेजर करना चाहिए कि जो एजुकेशन उन्हें दिया जा रहा है उससे उनके जीवन में हैप्पीनेस, खुशियां आ रही या नहीं आ रही। सभी पेरेंट्स, टीचर्स, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इस बात को तो स्वीकार करता है कि एजुकेशन का अल्टीमेट उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट रियल वर्ल्ड में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें, हैप्पी लाइफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटी, इन गहन विषयों के बीच में ऐसा वातावरण कैसे हम बना सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स को स्कूल और कॉलेज में खुशी मिले। अनेक दशकों तक ठीक इसका उल्टा हुआ है। स्ट्रेस मिलता है बच्चों को। स्कूल या कॉलेज में जैसे ही क्लास समाप्त होता है या छुट्टी का अनाउंसमेंट होता है, देखिए चेहरे पर प्रसन्नता किस तरह की स्टूडेंट्स के दिखाई पड़ती है। इसे कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, और उसकी एक महत्वपूर्ण विधि यह है कि स्कूल से ही बच्चों को इस ट्रेनिंग हमें देने की आवश्यकता है। वो योगा कर सकता है, मेडिटेशन से जुड़ सकता है, जो भी उसकी इच्छा, खेलना चाहे खेल सकता है।
स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को, हायर एजुकेशन सेंटर्स को जीरो स्ट्रेस कैंपस कैसे बनाया जा सकता है, मुझे लगता है इस पर भी अब हमें बल देने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि लर्निंग स्ट्रेसफुल होनी चाहिए और केवल स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए बल्कि प्लेफुल भी होनी चाहिए। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से जरूर कहूँगा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में देश अपनी पूरी शक्ति लगावे। जो विद्वान 3 दिन तक इस समिट में चर्चा करेंगे, मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से इन बातों पर विचार करके एक सही रास्ता युवा पीढ़ी को आप दे सकेंगे। फिर से डॉक्टर त्रिवेदी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और होली के ठीक पूर्व मिला हूँ, तो आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।